राधिका जी बताइए, कैसे आ जाएगी तानाशाही अगर 24 में मोदी जी जीत जाते हैं तो? बताइए। 90 सेकंड सबको मिलेंगे, अपने समय सीमा का ख्याल रखें प्लीज। दीपक जी नमस्कार। देखिए, जो खड़गे जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, और ये सिर्फ खड़गे जी नहीं कह रहे हैं, तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के खुद के चुने हुए सांसद, इनके सलाहकार शुरू से कहते आ रहे हैं। आप चाहे अनंत हेगड़े जी का पुराना बयान देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि हम संविधान बदलने आए, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर वो ये भविष्यवाणी करके चले गए थे। हाल ही में कुछ समय पहले की बात है कि मोदी साहब के जो आर्थिक परिषद के सलाहकार हैं, जिनका नाम है विवेक देवराय जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम संविधान बदलेंगे, नया संविधान लेकर आएंगे। और साक्षी महाराज तो स्वयं कहते आ रहे हैं 2019 से कि जी 2024 आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। अब हमने कह दिया और उनकी बात सच सब लोगों के सामने रह गई तो सवाल हो रहा है। इनके खुद लोग स्वयं कहते आ रहे हैं कि आज तक किसी ने टोका। जो देवराय जी हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठे हैं। जब ऐसी महत्वपूर्ण पे बैठा हुआ आदमी ऐसी बात करता है तो ये बहुत ही सोचने की बात है, और हम देख भी रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिल लेकर आए जाते हैं, बिना जिनके लिए बिल आ रहे हैं उनसे चर्चा नहीं की जाती, चाहे हमारे किसान हो चाहे हमारे जवान हो। किसानों के खिलाफ ऐसे 3 काले कानून ले आए कि हमारे किसान, देश ने सबसे बड़ा आजाद भारत का जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था वो किसानों का देखा, जिसमें 800 से अधिक किसान शहीद हो गए। फिर जो हमारे जितने भी हमारे जवान बनना चाहते थे लोग, आर्मी में आना चाहते थे, जो वो नई चीज लेकर आए अग्निवीर, तब भी किसी से सलाह नहीं करी, किसी से बैठ के पूछा नहीं। जो लोग उसके लिए जाना चाहते उनसे नहीं पूछा, जवानों से। और क्या हुआ, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी आर्मी में नौकरी नहीं मिलेगी। ये तरीका हो रहा है क्या? ये डेमोक्रेसी है? और अगर डेमोक्रेसी होती तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को रात के अंधेरे में ये कानून लाने पड़ते, उनको झूठ बोलने पड़ते और बार बार डराने के लिए अपनी इलेक्शन डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता। ठीक है, जफर इस्लाम साहब बता दिया, उन्होंने सबूत दे दिए कि कैसे तानाशाही आ रही है। बताइए, राधिका जी के सबूतों से कितना एग्री करते हैं? मैं तो इनसे पूछता हूं कि 75 में डिक्टेटरशिप आ गया था, तब तो उसके बारे में बात नहीं करती हैं आप। जब सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था, यहाँ तो सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और एजेंसी अपना काम कर रही है। भाई आप ये बताइए, साहू जी किसके एमपी हैं, किस पार्टी के एमपी है? जब 500 करोड़ उनके घर से बरामद हुआ, कैश रोकड़ा, तब आपने उसके बारे में कुछ चिंता नहीं की। आज तक इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रकम कहीं नहीं पकड़ाए। इसके बारे में बता दीजिए, ये कहाँ से आया? उसको अगर उस पर अगर कार्रवाई ना हो तो किस पे कार्रवाई हो? जिन लोगों पे भी कार्रवाई हो रही है उसका बेसिस है, उसका इन्वेस्टिगेशन उसके बेसिस पे होता है कि कोई लीड्स हो, कोई एविडेंस हो, कोई ऐसा आधार हो, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है। भाई आप माल हड़प कर लीजिए देश का और स्टेट का संपत्ति लूट लीजिए, उसके बाद आप जब आप पोजीशन में, स्ट्रेंथ में रहते हैं, पावर में रहते हैं, तो आप सब लूट लिया है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। ये आपकी तो संपत्ति है नहीं, 500 करोड़ उनके बाबूजी का था क्या जो घर से निकला था? ये इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो आप लोगों ने हड़प करके रखा था आपके एमपी ने। अब इस पर कार्रवाई होगी तो आपको रोना आ रहा है कि ये तो ऐसे होगा वैसे होगा। अरे भाई, हम उन पे कार्रवाई, फिर से सुन लीजिए, एजेंसी उन पे सिर्फ कार्रवाई करेगी जिनके काले करतूत है। आप पर कभी एजेंसी ने कार्रवाई की? नहीं की। हम पे की? नहीं की। और आपके पार्टी में 1000 लाखों करोड़ों लोग होंगे, उन पे नहीं की। क्यों? कि वो लोगों ने कोई करप्शन नहीं किया है। जिन्होंने करप्शन किया उस पर तो हो गई, मान के चलिए को होगा। इससे ना तो इलेक्शन का कोई लेना देना है, ना तो आगे के इलेक्शन का लेना देना है। ठीक है। राधिका खेरा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आपको पता है लालू यादव पर यह जांच किसने बिठाई थी, किसके कहने पर बिठाई गई थी? नीतीश कुमार जी के जो सहयोगी थे ललन सिंह, उनके कहने पर बिठाई गई थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसकी जांच शुरू की थी। राधिका जी ये जानती है ना? अजीत पवार साहब कुछ समय पहले जब वापस आ गए थे कुछ घंटे के डिप्टी सीएम बनके, उसके बाद जो अब इस बात का जवाब दे दीजिए प्लीज।
मैं सब जवाब दूंगी, आप बीच में मत बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, एक तरफा बात मत करिए, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो अजीत पवार साहब जब वापस आ गए थे महाविकास अघाड़ी में, तो इनके जो अब पूर्व मुख्यमंत्री जो अब डिप्टी सीएम है, उनका आपने एक बयान चलाया था दीपक जी, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, अजीत पवार साहब को चक्की पिसवा रहे थे। इनके एक और मंत्री, एक और इनके बड़े नेता, बल्कि मंत्री नहीं मंत्री, एक आदमी हसन मुशर्रफ के खिलाफ एक प्रेस वार्ता कर रहे थे और कुछ घंटों के बाद वो मंत्री बना दिए गए। इन लोगों के घर जिनके यहाँ ईडी गई थी, चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो जो अरेस्ट भी हुए थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, इन सबका क्या हुआ? जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके सारे पाप धुल गए। ये जो वॉशिंग मशीन में आप धोते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईडी है, उसको ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे इस्तेमाल करते हैं जो इनसे डरते नहीं। इनका तरीका है, जैसे ये देखते हैं कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये उनके घरों के ऊपर ईडी भेजनी शुरू कर देते हैं। क्यों इन लोगों के यहाँ पे ईडी से छूट गया? आपने उनको मंत्री बना दिया। अब छगन भुजबल के ऊपर कोई क्राइम नहीं है, अजीत पवार को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हसन मुशर्रफ को आपने मंत्री बना दिया, कुछ नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको आप लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये सबसे करप्ट आदमी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो करप्ट नहीं है। ऐसा क्या होता है आप लोगों के पास आते ही कि पहले तो ईडी उनके पास जाती है, आप रोज सुबह शाम कई डिबेट, और सब छोड़िए, आप रोज सुबह शाम आप ही के लोग जो आज डिप्टी सीएम बने बिहार में, वो कल तक कहते थे कि मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा अगर नीतीश कुमार को हटा नहीं दिया। तो आप लोग क्या करते हैं? टाइम खत्म, पीछे कदम। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए राधिका जी की बात का। लेकिन राधिका जी, आपने लालू जी की बात का जवाब नहीं दिया। वो सवाल मैं फिर पूछूंगा आपसे। मैं भी बहुत बड़ा ढीठ हूँ, ढीठ बाय नेचर। जफर इस्लाम साहब बताइए, ये जो आरोप लगा रही हैं आप पर, ये गलत तो नहीं है? देखिए ये जितना ये बोल रहे पीसिंग, अरे भाई जितना कोसिंग आप करिएगा, जनता समझ रही है, आप खाली कोसती रहती हैं, आपका काम क्या है? और जनता कुछ सुनती नहीं। आशीर्वाद लीजिए जनता से आशीर्वाद लीजिएगा, उनका विश्वास जीतिएगा ना, तभी डेमोक्रेसी में आगे बढ़ पाइएगा। आपने तो जनता को ही ठगा है, कितनी बार आप ठगेंगे? सालों साल ठगते आए, जनता ठगी महसूस कर रही थी, इसलिए तो हमारे पास आ गई। जनता क्यों आई हमारे पास, क्यों आशीर्वाद दे रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को? आप देखिए 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपको भी महसूस हो रहा है। आज आपके दबे दबे लफ्जों में आपके लोग खुद कहने लगे, अरे भाई देश तो आगे बढ़ रहा है। ये बात तो सही है। आपके बड़े बड़े नेता पस्त हो गए, क्यों? जो एकदम आगे चढ़ के रहते हैं, उनको पता है कि उनके दामन में दाग इतना है, इतने सुराख हैं कि वो आगे बढ़ेंगे तो खोखले हो जाएंगे, सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। तो समझ लीजिए कमियां आपके पास है, कमियां आपके घर में है, कमियां आपके बड़े लीडर्स के दामन में दाग है। जब पावर में थे उन्होंने देश को लूटा है, इतने करप्शन किए हैं, तो आपको करप्शन किया है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अब बात कर रही हैं, मैं कहता हूं आपको, राधिका जी आप मेरी छोटी बहन है, अपने यहाँ मैसेज लेकर जाइए, जिसको भी आप निकाल दीजिएगा, कहिए कि ये करप्ट आदमी है मेरे पार्टी में, चाहे कोई भी हो, ये पार्टी में मेरा करप्ट आदमी, उसको कोई अगर टच कर दे तो बताइए। आपके यहाँ है तो बहुत पवित्र आदमी है, मेरे यहाँ आ जाए तो वॉशिंग मशीन में आ गया। अरे भाई निकालो ना, आप निकाल दो अपने पार्टी से। जिस दिन निकाल दोगे पार्टी से, उसके बाद कहने के लिए थोड़ा मुंह भी रहेगा कि भाई हमने पार्टी से निकाला था। लेकिन जब आप अपने पार्टी से ही नहीं निकाल रहे हैं, तो दूसरे पार्टी में, आपके पार्टी में है तो वो अच्छा पवित्र आदमी है, लेकिन दूसरे पार्टी में गया तो करप्ट हो गया। भाई एजेंसीज अपना काम करती रहेगी। आपको मुकुल रॉय को आए थे, उसके बाद भी एबीसी सीबीआई उन पर जो है जांच करती रही, बिल्कुल उसको नहीं रोका, जांच उनको चली रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको जांच रुक गई जस्ट बिकॉज वो टाइम खत्म।